हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी देख रहे थे बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल की अगर बात करें तो बीपीएससी में सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। 25 से 30 प्रश्न जो है आपको बीपीएससी में बिहार स्पेशल से ही रहता है। और ख़ास करके बिहार के विद्यार्थियों का यह जो प्रश्न है छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो हम लोग मगध साम्राज्य कर रहे थे, और मगध साम्राज्य में लगभग 300 प्रश्न हैं। अगर 300 प्रश्नों को हम लोग अच्छी तरीके से स्टडी कर लें तो यही प्रश्न है इधर से उधर पलट के पूछा जाता है। हम लोगों ने लगभग 200 प्रश्न किया है, तो 201 से हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी 7500 प्रश्नों का एक संग्रह है। अगर हम लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, है ना। बहुत बेहतर हो जाता है बिहार स्पेशल, इतना काफ़ी है। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका बिहार स्पेशल से काम चल जाएगा। अगर आपको किताब पढ़ना है तो इम्तियाज़ अहमद का एक किताब है, आप चाहें तो उसका संदर्भ ले सकते हैं, बहुत बेहतर किताब है। और उसके बाद इसे बना करके ख़त्म कर लीजिए, आपका बिहार स्पेशल एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा, अलग से हम बिहार स्पेशल में आपको करा भी रहे हैं। सारे के सारे पूछे गए सवाल हैं ताकि आप उसका एक बार मूल्यांकन कर सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 201 नंबर सवाल है। कहता है कि निम्न में से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। हालांकि ये सवाल जो है पूछा गया सवाल है, रानी का अभिलेख। तो रानी का अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, और कौशाम्बी को भी कहा जाता है। बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा, है ना। बी और सी दोनों हो जाता है, और रानी का अभिलेख इस दोनों को कहा जाता है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 101 का आपका डी हो जाता है, 201 का। तो किस स्तंभ से अशोक के धार्मिक स्थल की यात्रा संबंधी जानकारी मिलती है, पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। 202 का कहता है किस स्तंभ लेख से अशोक के धार्मिक स्थल की यात्रा संबंधी जानकारी मिलती है। तो ये रोमिनदेही अभिलेख हो जाता है। रोमिनदेही अभिलेख की बात करें तो इसे प्रतीत होता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है नेपाल में हुआ है ना। और यह जो अभिलेख है सबसे छोटा अभिलेख है, जिसकी स्थापना अशोक सम्राट ने करवाया था, है ना। और इसी अभिलेख से ही अर्थव्यवस्था की भी कर की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से टैक्स की, कर की जो जानकारी है यहीं से प्राप्त होता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है। 203 नंबर सवाल। तो कराधान की जो मैंने अभी बात किया था वो रोमिनदेही हो जाता है। रोमिनदेही अभिलेख से प्राप्त होता है, जो सबसे छोटा अभिलेख कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने कहाँ की यात्रा की थी। 204 नंबर सवाल। यहाँ पे देखेंगे 204 नंबर सवाल क्या हो जाएगा। प्रश्न कहता है 20वें वर्ष, तो 204 का क्या हो जाता है। देखिए ये हो जाएगा लुम्बिनी की यात्रा उन्होंने किया था, लुम्बिनी की यात्रा। और अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा के समय भूमि कर घटाकर कितना कर दिया, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/8 कर देते हैं, 1/8, है ना। रोमिनदेही अभिलेख जो है आपने देखा, रोमिनदेही अभिलेख को सबसे छोटा अभिलेख कहा जाता है, जिसकी स्थापना अशोक सम्राट ने किया। इससे ये प्रतीत होता है कि उन्होंने बौद्ध मतलब महात्मा बुद्ध की जो जन्म हुआ था, जन्मस्थली की उन्होंने यात्रा किया, और यह यात्रा 20वें वर्ष उन्होंने किया, है ना। और इससे प्रतीत होता है कराधान का चर्चा हमको पता चलता है, टैक्स के बारे में पता चलता है। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने 1/8 कर का निर्धारण कर दिया, है ना। किस शासक ने अपने अभिलेख में कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। किस शासक ने कहा था कि सभी प्रजा मेरी संतान है। या प्रथम पृथक शिलालेख में कहा था। ब्राह्मणों को भी ये बात कहा था कि सारी प्रजा मेरी संतान है। यही वजह हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना। किस शासक ने अपने अभिलेख में कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, तो ये अशोक हो जाएंगे, सम्राट अशोक के द्वारा ये कहा जाता है। एक शूद्र राजा ब्राह्मणों को भी ये बात कह दे, ये हजम नहीं होता, है ना। आगे आप लोग पढ़िएगा इतिहास में, अगर रोमिला थापर का इतिहास अगर पढ़ेंगे आप लोग, स्पेशली मौर्य साम्राज्य पे लिखा गया है ना। किस अभिलेख में अशोक ने सभी मनुष्यों को अपनी संतान कहा था, है ना। 207 नंबर क्या हो जाएगा। आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं, है ना। आगे हम लोग बढ़ाते हैं।
ठीक है, 207 नंबर कहता है कि किस अभिलेख में अशोक ने सभी मनुष्यों को अपनी संतान कहा था। आंसर आपका बी और सी हो जाएगा। धौली और जौगढ़ में इन्होंने ये कहा था, है ना। कि शासक ने मनुष्य एवं पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी। कितना करुणा भरा है एक सम्राट में, और कितना निर्दयी सम्राट था, और कितना करुणा भर गया। बुद्ध के विचार और बुद्ध के दर्शन से लोगों को कामयाबी मिल जाता है ना। 208 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो अशोक सम्राट हो जाता है ना। कि शासक ने मनुष्य और पशुओं के बीच में अलग अलग चिकित्सालय की स्थापना किया, तो अशोक सम्राट के द्वारा होता है। किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए थे। कौन सा अभिलेख है जिससे पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, गिरनार जो है ये अभिलेख है, गिरनार, है ना। गिरनार कहाँ पे, गुजरात में, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 210 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि किस अभिलेख से प्रभावित होकर बहेलियों एवं मछुआरों ने जीव हिंसा त्याग दिया है। 210 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये कंधार का जो अभिलेख है, इसी से ये पता चलता है, इसी से यह पता चलता है कि बहेलिया और मछुआरों ने जीव हिंसा भी त्याग दिया। कंधार के पास सारे कुन्ना नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख किस लिपि में मिला है, और ये पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो जाता है अरामाइक लिपि और यूनानी लिपि में मिलता है सारे एक कुन्ना अभिलेख जो है ना। कहाँ से प्राप्त स्तंभ लेख पर अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त तथा अकबर के दरबारी जो बीरबल है उनका भी लेख मिलता है। और यह जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 12, है ना। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है वहाँ से प्राप्त होता है। और इतने लोगों की चर्चा, अशोक सम्राट का, समुद्रगुप्त का, अकबर का भी होता है, और बीरबल का भी होता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 213 नंबर सवाल पे हम लोग बात करें। किस स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्यों को संग भेद रोकने का आदेश देता है ना। 213 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो ये देखिए, इसमें आपका सांची भी हो जाएगा, सारनाथ भी हो जाता है, और कौशाम्बी अभिलेख भी हो जाएगा। आंसर क्या है, डी हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 214 नंबर, है ना। 214 नंबर क्या कहता है, तो देखिए, भाब्रू शिलालेख एकमात्र अभिलेख है। कौन सा, तो भाब्रू, यहाँ जो डैश दिया गया है ना, 214 का क्या हो जाएगा, भाब्रू हो जाएगा। भाब्रू शिलालेख में एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है ना। पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ एकमात्र अभिलेख जिसका नाम है भाब्रू, है ना। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, पूछा जा सकता है। 215 पाली हो जाएगा, है ना, पाली हो जाता है ना। और इसी भाषा में महात्मा बुद्ध ने जनमानस को, जनता को अपना उपदेश दिया था। किस लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कौन सा लिपि हो जाएगा, ये खरोष्टी लिपि हो जाता है ना। खरोष्टी लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है ना। और ब्राह्मी लिपि में बाएं से दाएं लिखा जाता है। बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 217 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 217 कहता है कि अशोक के किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी हुई है। 217 नंबर क्या हो जाएगा, एरागोड़ी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एरागोड़ी हो जाता है। ये आपका आंसर ए हो जाएगा। कहता है कि बिहार के किस जिले से गुहा लेख के साक्ष्य मिले हैं। गुहा लेख के जो साक्ष्य है कहाँ से मिले हैं, तो 218 क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, गया से, है ना। गुहा लेख का, जिसको गुहा लेखों को कंदराओं को काट कर तराश कर बनाया गया था। अशोक सम्राट और दशरथ के द्वारा बनाया गया और बाद में आजीवक संप्रदाय को दे दिया जाता है ना। निम्न में से किस पहाड़ी की गुफाओं में गुहा लेख के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो 219 नंबर क्या हो जाएगा, 219 नंबर देखिए, बराबर की जो पहाड़ियां हैं इसी को काट करके बनाया गया, है ना। 220 देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस शासक ने गुहा लेख
अंकित करवाया था। 220 नंबर क्या हो जाएगा? अशोक सम्राट हो जाते हैं, अशोक सम्राट हो जाते हैं। अशोक के किस धर्म के साधुओं को गुहा दान दे दिया? तो आजीवक संप्रदाय के लोगों को दे दिया, है ना। अगला सवाल है कि गुहा लेख की भाषा क्या थी? ये पूछा जा सकता है। 222, तो ये भाषा प्राकृत हो जाता है ना। इसका जो प्राकृत है गुहा लेख का, यह भाषा प्राकृत हो जाता है। अगला सवाल 223 नंबर सवाल हो जाता है। 223, है ना। कहता है कि निम्न में से किसने मौर्यों की सीमा को भारत की वैज्ञानिक या भौगोलिक सीमा कहा था, है ना। किसने कहा था? ठीक है, 223 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा? तो ये स्मिथ के द्वारा कहा गया, डॉक्टर स्मिथ हैं, इन्हीं के द्वारा कहा गया कि मौर्यों की जो सीमा है भारत की वैज्ञानिक या भौगोलिक सीमा कहा था इन्होंने, डॉक्टर स्मिथ ने। चलिए 24 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 224 नंबर सवाल है, कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य जो है कितने प्रांतों में विभक्त था, है ना। बहुत बेबी आई है। 224 हो जाएगा। तो 224 कितने प्रांतों में? तो 4 प्रांतों में विभक्त होता है। ये पूछा गया सवाल है, उत्तर प्रदेश के पीसीएस में भी पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में? तो 4 प्रांतों में विभक्त था। उत्तरापथ के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य आता था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 क्या हो जाएगा? 25। तो क्या हो जाएगा? 225 में क्या देखेंगे हम लोग? तो 225 में इसका आंसर देखिए डी हो जाता है। ए, बी और सी तीनों। कहता है कि उत्तरापथ में कौन सा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आ जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल की तरफ देखते हैं। कहता है कि निम्न में कौन राज्य अवंती के अंतर्गत आता था? 226 का क्या हो जाएगा? तो ये देखिए अवंती के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर क्या है? डी हो जाता है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों हो जाएगा। कहता है कि दक्षिणापथ के अंतर्गत कौन सा राज्य आते हैं? 27 का क्या हो जाएगा? तो 27 दक्षिणापथ के अंतर्गत देखेंगे, यह महाराष्ट्र भी हो जाएगा, कर्नाटक भी हो जाएगा और आंध्र प्रदेश भी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहता है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत स्थानिक में कितने गांव आते थे? पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 क्या हो जाएगा? तो 800 गांव हो जाएगा, है ना। कितने गांव आते हैं? तो 800 गांव हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 229 नंबर, है ना। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत द्रोणमुख में कितने गांव आते हैं? 229 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये 400 ग्राम हो जाते हैं। मौर्य प्रशासन के तहत खारवट्टी के अंतर्गत कितने गांव आते हैं? पूछा जा सकता है आपसे, है ना। और ये 200 गांव हो जाते हैं। अगला सवाल है, कहता है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत तहत संग्रहण के अंतर्गत कितने गांव आते हैं? संग्रहण के अंतर्गत पूछता है कितने गांव आते हैं? तो ये मात्र 100 गांव हो जाएंगे। आंसर क्या है? डी हो जाता है, 100 गांव, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था, है ना। कितना है? 232 हो जाएगा। क्या कहलाता है? तो राष्ट्र कहलाता है। और ये आपके लिए बहुत बेबी आई है, पूछा जा सकता है। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व है उसको हम लोग राष्ट्र कहते हैं, है ना। और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र से जो प्राप्त राजस्व होता है उसको क्या कहा जाता है? तो 233 का क्या हो जाएगा? 233 का दुर्ग हो जाएगा। आंसर ए हो जाता है ना। आंसर ए हो जाएगा, दुर्ग हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 233 से अगला सवाल 234, है ना। 234 देखेंगे। कहता है कि मौर्य प्रशासन के तहत निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करता था? पूछा जा सकता है। 234 नंबर सवाल हो जाएगा। तो ये जो इकट्ठा करने वाला जो लोग है उसको समाहर्ता कहा जाता है। 234 का क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, समाहर्ता, है ना। समाहर्ता का काम क्या है? तो ये राजस्व इकट्ठा करने का काम करते हैं। निम्न में से कौन अर्थशास्त्र का लेखक है? और ये जो सवाल है बहुत बार पूछा गया है। कौटिल्य हो जाते हैं। कौटिल्य का नाम ही चाणक्य है। चाणक्य को भी विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, है ना।
और अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा और अर्थशास्त्र का जो संबंध है राजनीति से हो जाता है ना। कहता है कि अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारी को क्या कहा गया है ना। 36 नंबर सवाल, उच्च अधिकारी को क्या कहा गया अर्थशास्त्र में, तो ये तीर्थ कहा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तीर्थ कहा गया है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला 237 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे है ना। कहता है कि अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख मिलता है, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख मिलता है ना। तो 200 आपका क्या है, 237 नंबर सवाल है, तो 237 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। और तीर्थों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, यह सवाल पूछा जाता है। 238 क्या हो जाएगा, महामात्य हो जाता है, महामात्य। तीर्थों के जो अध्यक्ष होते हैं उसको महामात्य कहते हैं है ना। निम्न में से कौन मौर्य प्रशासन के तहत जिले में कानून व्यवस्था देखता था, बहुत बेबी आई है। 239 क्या हो जाएगा, समाहर्ता, इसको समाहर्ता कहते हैं हम लोग। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, समाहर्ता। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, 40 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन मौर्य शासन के तहत जनपद का प्रधान होता था, जनपद का प्रधान कौन होता था, तो देखिए समाहर्ता हो जाएगा। 240 का क्या है, डी है। मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष को क्या कहा गया है, मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष को यहाँ पे देखिएगा तो सन्निधाता कहा जाता है, बीबीआई है। निम्न में से कौन राजकीय भूमि का अधिकारी था, राजकीय भूमि का जो अधिकारी है सीताध्यक्ष को कहा जाता है। ये सब रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सवाल पूछा जाता है ना। राजकीय भूमि का जो अधिकारी है उसको सीताध्यक्ष कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 243 नंबर। कहता है कि कारखाना एवं व्यापार अधीक्षक को क्या कहा जाता था, है ना। 243 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 243 का देखिए पन्याध्यक्ष कहा जाता है। कारखाना एवं व्यापार अधीक्षक को पन्याध्यक्ष कहा गया है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला सवाल है हम लोग का 244 नंबर सवाल है। 244 कहता है कि निम्न में कौन धातु नियंत्रक था। 244 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 244 का तो धातु नियंत्रक जो था इसको लोहा अध्यक्ष कहा जाता है। निम्न में से कौन चारागाह अधिकारी था, है ना। 245 नंबर सवाल देखिए आप लोग, 245 का क्या हो जाएगा, बिबिताध्यक्ष को चारागाह अधिकारी कहा जाता है ना। सी आंसर हो जाएगा, बिबिताध्यक्ष को। बाट एवं तराजू अधिकारी को क्या कहा जाता है। 246 नंबर सवाल देखिए, 246 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, इसको पौतवाध्यक्ष कहते हैं, है ना, पौतवाध्यक्ष कहते हैं। डी हो जाता है इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, 247 नंबर। 247 नंबर है, कहता है कि सिक्का निरीक्षक अधिकारी को क्या कहा जाता था, है ना, क्या कहा जाता था। 47 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिएगा इसको हम लोग रूप दर्शक कहते हैं, है ना, याद रखिएगा रूप दर्शक। सिक्का जो निरीक्षण अधिकारी है उसको रूप दर्शक कहा जाता है। क्षेत्रीय गवर्नर तथा शांति एवं न्याय का रक्षक क्या कहलाता था, है ना। 248 नंबर बहुत बेबी आई है, इसको हम लोग राजुक बोलते हैं, रजुक या राजुक, है ना। अगला सवाल है 249, राजा का निजी सचिव क्या कहलाता था। 249 राजा का निजी जो सचिव है क्या कहलाता था, इसको प्रतिवेदक हम लोग कहते हैं, प्रतिवेदक, प्रतिवेदक कहा जाता है। और इस सेशन का हम लोग अंतिम सवाल करेंगे, अंतिम सवाल 250, है ना। इसके बाद दूसरा एपिसोड में समाप्त हो ही जाएगा। टकसाल अधिकारी क्या कहलाता था। टकसाल जो अधिकारी है यह प्रश्न पूछा जाता है, बीबीआई हो जाता है आपके लिए, है ना। तो टकसाल अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता है। टकसाल जो अधिकारी है लक्षणाध्यक्ष कहा जाता है ना। और इसी के साथ हम लोग अगले एपिसोड में अगला वीडियो करेंगे, है ना, और अगला में हम लोग समाप्त करेंगे मगध साम्राज्य को। तो चलिए आप लोग अच्छा से रिवाइज कर लिए होंगे और इसको एक बार और रिवाइज करिए ताकि एग्ज़ाम के समय में आपको जो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।